Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today our topic is अस्थमा। अस्थमा जिसे हम दमा भी बोलते हैं, बहुत ही कॉमन बीमारी है। आपने हर बार कहीं न कहीं अस्थमा के बारे में या दमा के बारे में सुना ज़रूर होगा। ये ऐसी डिजीज़ है जो रेस्पिरेटरी सिस्टम से कनेक्टेड होती है या रेस्पिरेटरी डिजीज होती है। आज के वीडियो में हम अस्थमा के बारे में जानेंगे कि अस्थमा क्या होता है और अस्थमा के होने के क्या कारण होते हैं, और अगर अस्थमा किसी को होता है तो उसके कौन कौन से सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, और लास्ट में हम देखेंगे कि अस्थमा को हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं या अस्थमा से कैसे बचाव कर सकते हैं। अगर हम सबसे पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में नोज, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, मेन ब्रोंकाई, राइट लंग्स, लेफ्ट लंग्स और डायफ्राम इन्वॉल्व होता है। मतलब इतने सारे जो बॉडी के पार्ट्स हैं जो कि पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक और रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाते हैं। और हमारी बॉडी में रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो मेन ऑर्गन है वो लंग्स है, और लंग्स में पाए जाने वाली जो मेन यूनिट है, जो इकाई है, जो गैसेस को एक्सचेंज करने का काम करती है, जिसको हम एल्वुलाई के नाम से जानते हैं। अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है, जिससे हमें और भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो आज के इस वीडियो में हम रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड एक बीमारी जो कि बहुत ही कॉमन है, जिसको हम अस्थमा या दमा के नाम से जानते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। अगर हम सबसे पहले बात करें कि रेस्पिरेटरी डिजीज़ कौन कौन सी होती हैं, तो रेस्पिरेटरी डिजीज़ को दो ग्रुप में डिवाइड किया जाता है। जिसमें सबसे पहला ग्रुप है रेस्पिरेटरी एयरवे डिजीज़ और दूसरा ग्रुप ऑफ डिजीज़ है पेरेन्काइमल लंग डिजीज़। रेस्पिरेटरी एयरवे जो डिजीज़ है, यह डिजीज़ हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक मीन्स जो हमारे सांस का जो नली है या सांस का जो रास्ता है उसमें होने वाली बीमारियों को बताता है। और पेरेन्काइमल लंग डिजीज़ जो कि लंग्स के टिश्यू में, सेल में होने वाले, लंग्स के अंदर होने वाले बीमारियों के बारे में बताता है। अगर हम रेस्पिरेटरी एयरवे डिजीज़ की बात करें तो उसमें अस्थमा आता है, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। दूसरा COPD आता है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। तीसरा ब्रोंकियोस्टेसिस आता है। चौथा जिसमें लंग कैंसर, जिसमें ट्यूमर हो सकता है, गांठें हो सकती हैं, सांस की नली में कोई भी गांठें हो सकती हैं। और लास्ट इज फॉरेन बॉडी ऑब्स्ट्रक्शन। और अगर हम पेरेन्काइमल लंग डिजीज़ की बात करें तो उसमें सबसे पहला निमोनिया होता है, निमोथोरैक्स होता है, लंग्स एब्सेस, पस भरना, एम्फाइसेमा और लास्ट प्लूरल इफ्यूजन जैसी बीमारियां पेरेन्काइमल लंग डिजीज़ में आती हैं। 5 मोस्ट कॉमन सिम्टम्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम डिजीज़। अगर हमारी सांस के रास्ते में या सांस कि किसी भी ऑर्गन्स में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई डिजीज़ होती है, तो उसमें 5 मोस्ट कॉमन सिम्टम्स कौन कौन से देखने को मिलते हैं। सबसे पहले कफ देखने को मिलता है, खांसी आना। दूसरा ब्रीदिंग प्रॉब्लम होना, सांस में दिक्कत आना, सांस न ले पाना। चेंजेस इन साउंड, अगर हम बोलते हैं तो उसमें चेंजेस आना, आवाज़ आना अंदर से घरघराहट की, और म्यूकस विथ ब्लड आना, और लास्ट इज़ फीवर। ये मोस्ट 5 कॉमन सिम्टम्स हैं अगर डिजीज़ होती है हमें सांस की या रेस्पिरेटरी सिस्टम की। अगर सीक्वेंस ऑफ एग्जामिनेशन टू फाइंड डिजीज़ की बात करें, अगर
कोई भी बीमारी हो, और अगर वो सांस की बीमारी हो, सांस की कोई भी बीमारी हो, अस्थमा हो, सीओपीडी हो, या निमोनिया हो, या कोई भी बीमारी सांस की हो, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए जो हम एग्जामिनेशन करते हैं, उसमें सबसे पहला एग्जामिनेशन आता है जनरल एग्जामिनेशन। और जनरल एग्जामिनेशन में हम पल्स चेक करते हैं, एक्ट्रस चेक करते हैं, क्लैविंग चेक करते हैं, लिम्फ नोड, एडिमा कहीं नहीं है, सूजन तो नहीं है। दूसरा, वाइटल एग्जामिनेशन में हम पल्स, बीपी, रेस्पिरेशन रेट और टेम्परेचर चेक करते हैं। तीसरे में हम रेस्पिरेटरी सिस्टम एग्जामिनेशन में जो सीक्वेंस है ऑफ फॉर एग्जामिनेशन इज फर्स्ट इज इंस्पेक्शन, सेकेंड इज पाल्पेशन, थर्ड इज परकशन एंड फोर्थ इज ऑस्कल्टेशन। अगर हम अब अस्थमा की बात करें कि अस्थमा कौन या दमा, जो कि सबसे बहुत ही कॉमन पाई जाने वाली बीमारी, जो कि हर एक ग्रुप में, ऑल एज ग्रुप में पाई जाती है, चिल्ड्रन में भी पाई जाती है, ओल्ड एज में भी पाई जाती है, एडल्ट एज में भी पाई जाती है। ये बीमारी एक ऐसी बीमारी होती है जो कि क्रोनिक लंग डिसऑर्डर होता है, जिसमें इन्फ्लामेशन होता है, स्वेलिंग होता है, प्रोड्यूस एक्स्ट्रा म्यूकस एंड नर्विंग ऑफ द एयरवे ऑफ द लंग्स। जो हमारी सांस की नली होती है, जो ब्रोंकाई होती हैं, जैसे क्या होता है, हमारी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है वो ऐसे है, सबसे मेन रास्ता नोज, फेरिंग्स, लैरिंग्स, उसके बाद ट्रैकिया, उसके बाद ट्रेकिया। जैसे रोड होता है, एक रोड आगे जाके दो रोड में डिवाइड हो जाता है, और दो रोड फिर आगे जाके छोटे छोटे रोड में या गलियों में डिवाइड होते हैं। उसी प्रकार हमारा जो ट्रेकिया है वो राइट ब्रोंकाइकस और लेफ्ट ब्रोंकस, उसके बाद ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में जैसे जैसे ये क्या होता है कि डिवीज़न होते जाते हैं, वैसे वैसे ये रास्ता हमारा बहुत ही सारे ब्रांचेस में डिवाइड होता है। अगर इस रास्ते में किसी भी प्रकार की स्वेलिंग होती है, किसी भी प्रकार की इन्फ्लामेशन होता है, जिसकी वजह से जो हमारा एयरवे है वो नैरो हो जाता है, पतला हो जाता है, तो सांस लेने में हमें दिक्कत आती है। इसी को बोलते हैं अस्थमा। तो अस्थमा इज अ ग्रुप ऑफ डिजीज। ऐसा नहीं है कि अस्थमा एक बीमारी कह सकते हैं, अस्थमा कई बीमारियों का एक समूह है, जिसमें हमारी जो रास्ता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, जो ये ट्रैक है, वो क्या हो जाता है, ब्लॉक होने लगता है, नैरो हो जाता है। अगर अस्थमा के सिम्टम्स की बात करें तो अस्थमा में जो सबसे पहला सिम्टम्स देखने को मिलता है वो होता है ब्रीथलेसनेस। हमें सांस ही नहीं आती, क्योंकि हमारी जो रास्ते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, ब्लॉक की वजह से हम सांस ही नहीं ले पाते हैं, तो हमें ब्रीथलेसनेस होती है, सांस लेने में बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है, प्रॉब्लम होती है। दूसरा, कफिंग, खांसी आना, बार बार खांसी आना। उसके बाद आवाज़ें आना, विजिंग, अंदर से घरघराहट की, लंग्स में घरघराहट की, या जो ट्रैकिया है म्यूकस की वजह से या नैरोविंग की वजह से आवाज़ें आना। और लास्ट इज चेस्ट टाइटनेस, ऐसा लगेगा कि हमारे चेस्ट पे बहुत ही कुछ वजन ऐसा कुछ रखा हुआ है, बहुत ही भारीपन लगेगा। नाउ अगर हम कॉज ऑफ अस्थमा की बात करें तो अस्थमा जो कि इन्वायरमेंट एंड जेनेटिकल फैक्टर की वजह से हो सकता है। इन्वायरमेंट में एयर हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस हो सकता है, ये चीज़ें इन्फ्लामेशन कॉज करेगी, इन्फ्लामेशन, एयर हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस और रिवर्सिबल एयर वे ऑब्स्ट्रक्शन, और जिसकी वजह से ये जो क्लिनिकल सिम्टम्स हैं वो देखने को मिलते हैं। अगर हम रिस्क फैक्टर की बात करें तो सबसे पहला जो रिस्क फैक्टर है वो है पॉल्यूशन। अगर कहीं भी पॉल्यूशन है, किसी भी एरिया में पॉल्यूशन है, तो उसकी वजह से अस्थमा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आप खेत में काम करते हैं, गेहूं के खेत में काम करते हैं, तो पोलन जो होते हैं उनकी वजह से भी किसानों में ये अस्थमा ज़्यादातर देखने को मिलता है। स्मोकिंग इज़ द मोस्ट रिस्क फैक्टर फॉर द अस्थमा। एंड लास्ट इज कोल्ड एयरवे, नेक्स्ट इज फंगस, डस्ट, धूल है, और एक्सरसाइज भी एक कारण हो सकता है कि अस्थमा को बढ़ाने का एक मेन
कारण हो। अगर हम डायग्नोसिस की बात करें तो अस्थमा में सबसे पहला जो डायग्नोसिस होता है वो तो एक्सरे होता है। उसके बाद हम स्पायरोमेट्री कर सकते हैं। अगर एक्सरे में नहीं पता चलता, प्रॉपर डायग्नोस नहीं हो पाता, तो हम स्पायरोमेट्री करेंगे। और सीबीसी भी अगर हम करते हैं तो सीबीसी में हम अगर इस्नोफिल की काउंट को देखेंगे तो इस्नोफिल की काउंट क्या होती है, बढ़ी हुई होती है, जिससे पता चलता है कि पेशेंट में अस्थमा हो सकता है। ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो ट्रीटमेंट में पेशेंट को इन्हेलर हम देते हैं, नेबुलाइजर जो कि शॉर्ट टर्म यूज किया जाता है, और एंटीबायोटिक दी जाती है। तो ये था आपका अस्थमा। नेक्स्ट वीडियो में हम इस रेस्पिरेटरी डिजीज़ में COPD मीन्स क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।